औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का टॉपिक। ये क्या है, नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी का पार्ट 4 है। ठीक है, अब पिछले जितने भी हमने पढ़ी है नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर हमने एक सेल पढ़ा है जो कि प्रिंसिपल सेल था। लेकिन आपने याद रखना है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले जो सेल होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल। दूसरे वाले को हम कहते हैं अल्फ़ा इंटरकलेटेड सेल। अल्फा इंटरकलेटेड के बारे में मैंने आपको पीछे भी पढ़ा दिया, जो हमारी हाइड्रोजन की सिक्रेशन करवा रहा था। तीसरा जो सेल होता है वो होता है बीटा इंटरकलेटेड सेल। ठीक है, ये 3 सेल्स होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। अब आपने याद रखना है जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसका मेन काम क्या है, वो करती है री अब्जॉर्प्शन। किसकी री अब्जॉर्प्शन करती है? सोडियम की। सोडियम की क्या करती है? री अब्जॉर्प्शन करती है और सिक्रीट करता है। किसे सिक्रीट करता है? पोटेशियम को और किसे? हाइड्रोजन को। मैंने आपको बताया था जिधर जिधर हमारा सोडियम रहेगा उधर उधर हमारा वाटर भी जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं कैसे सोडियम री अब्जॉर्ब हो रहा है और कैसे ही हमारा वाटर री अब्जॉर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इधर प्रिंसिपल सेल। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल सेल है। ठीक है, किसका? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। अब सबसे पहले जो काम होता है इसके अंदर, हम काउंटिंग भी यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाए। हमारी जो बेसोलेटरल साइड है, ये वाली बेसोलेटरल जो साइड है, वहाँ पे क्या होता है, एक रिसेप्टर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर। ठीक है, एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर। अब ये एल्डोस्टिरोन बनता कहाँ पर है? ये बनता है सुपरा रीनल ग्लैंड में। ये बनता है सुपरा रीनल ग्लैंड में। और जब हमारा क्या होता है, बीपी लो हो जाता है तो वो क्या करता है, एल्डोस्टिरोन को रिलीज़ करता है और एल्डोस्टिरोन आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। और जब एल्डोस्टिरोन अटैच होगा तो वो क्या करेगा, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा भी कि एल्डोस्टिरोन कैसे अपने रिसेप्टर्स बनाता है जो कि आगे फर्दर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले एल्डोस्टिरोन क्या करता है, एपिकल साइड पर एक चैनल को प्रमोट करता है। किस चैनल को प्रमोट करता है कि हमारे लूमन से क्या करता है, सोडियम को अंदर ले आता है। ये बनाता है चैनल और जिससे हमारे सोडियम को वो क्या करता है, अंदर ले आता है। ये तो था एल्डोस्टिरोन का पहला काम। ठीक है, इस चैनल का वो एक नाम है, वो है जी ईनैक चैनल। ये कौन सा चैनल है? ईनैक चैनल। यानी एल्डोस्टिरोन ने क्या बनाया, ईनैक चैनल बनाया जिससे हमारा सोडियम मूव होकर अंदर आ गया। फिर हमारा एल्डोस्टिरोन क्या करता है, यहाँ पर एक चैनल बनाता है। इस चैनल में क्या होता है, जो सोडियम हमारे पास आया होता है वो बाहर बेसोलेटरल ब्लड वाली साइड में मूव हो जाता है और हमारे ब्लड से क्या आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। ठीक है, ये था उसका दूसरा वर्क। फिर जो हमारे एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर है वो क्या करता है, एक और चैनल बनाता है। किस पे? लूमन वाली साइड पे। जिससे क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है यूरिन के अंदर। तो ये हमने देख लिया कि क्या हुई, हमारी री अब्जॉर्प्शन होगी किसकी, सोडियम की, और सिक्रीशन होगी किसकी, पोटेशियम की। अब पहले क्या हुआ, अटैच हुआ, उसने क्या बनाया, ईनैक चैनल बनाया जिसकी वजह से क्या हुई, री अब्जॉर्प्शन हुई। फिर एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर ने यहाँ पर एक चैनल बनाया। ठीक है, उसने क्या किया, इसको ब्लड के अंदर फेंका, सोडियम और पोटेशियम को सेल के अंदर। फिर एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर ने क्या बनाया, एक और चैनल बनाया जिसने क्या किया, पोटेशियम को रिमूव करके बाहर की तरफ फेंक दिया। किधर किया? लूमन में। ठीक है, ये सारा फंक्शन किसने किया? ये एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर ने किया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है। अब जो हमारा सोडियम था वो किधर चला गया, सेल के अंदर चला गया। अब ये सोडियम क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो लूमन के अंदर क्या होगी, इम्बैलेंसिंग होगी है। इम्बैलेंसिंग किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम है वो क्या हो गया, बाहर आया किसके, सेल के अंदर से। लेकिन जब हमारा सोडियम मूव करेगा सेल के अंदर तो ये क्या कर देगा, लूमन को नेगेटिव बना देगा। लूमन को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा। ठीक है, सोडियम के मूव करने की वजह से जो हमारी लूमन थी वो क्या हो गई है, नेगेटिव चार्ज हो गया है। लूमन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर अब जब बीपी लो हुआ है तो हमने पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि जैसे ही हमारा बीपी लो होता है तो हमारे ब्लड के अंदर वाटर भी डिक्रीज़ हो जाता है, यानी H2O लेवल भी कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, बेसोलेटर वाली साइड पे एक और रिसेप्टर लगता है जिसे हम कहते हैं V2 ADH रिसेप्टर। ADH रिसेप्टर। ठीक है, V2 ADH रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये बनाता है यहाँ पर सेल्स के अंदर एक छोटे छोटे से पोर्स जिसे हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। ये क्या होती है, ये एक प्रोटीन होती है। ठीक है, क्या बनाते हैं, छोटे छोटे पोर्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वापोरिन्स प्रोटीन। ये एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, यहाँ पर जाके एपिकल पर जाके एक ट्रांसपोर्टर बनाते हैं। जो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, हमारे लूमन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। जैसे ही वाटर क्या आएगा, सेल के अंदर आएगा, वो किधर मूव हो जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर। तो क्या क्लियर हो गया, जिधर जिधर सोडियम उधर उधर वाटर, यानी वाटर की भी क्या हो गई है, रीअब्जॉर्प्शन हो गई है। ठीक है, अब पांचवा काम तो ये था। छठवां क्या हुआ, छठवां हो गया वाटर की डेफिशिएंसी हुई।
एडीएच रिसेप्टर आके अटैच हुआ, उसने क्या किया, एक्वापोरिस प्रोटीन बनाई, जिसकी वजह से हमारा जो था वाटर वो सेल के अंदर हुआ, और लास्ट में क्या होगी, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, जो हमारे एडीएच होते हैं वो दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, या तो वो होंगे V1 एडीएच, या वो होंगे V2 एडीएच रिसेप्टर। अब यहाँ पर हमने V2 ही क्यों यूज़ किया, V1 भी यूज़ कर सकते थे। उसका रीज़न ये है, जो V1 है वो क्या करता है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा V2 है वो प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। किडनी में भी किधर, प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर अटैच होता है, इसलिए हमने यहाँ पे V2 ADH यूज़ किया है। अब जो V1 होता है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ADH है, ये जो ADH है ये बनता कहाँ पर है, ये बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और स्टोर होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। ये दोनों पॉइंट्स अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहे तो हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने अभी के लिए याद रखना है कि यहाँ पर हमने कौन सा किया, V2 यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या बनी है, एक्वापोरिन्स बनी है। एक्वापोरिन ने क्या किया, वाटर की क्या करवा दिया, रीअब्सॉर्प्शन करवा दिया। ठीक है, मैंने काउंटिंग लिख दी है ताकि आप लोग ईजी हो जाएंगे कौन कौन सा स्टेप हुआ है। अब यहाँ पर हमने देख लिया सोडियम और वाटर की क्या होगी, रीअब्सॉर्प्शन होगी, और हमारा पोटेशियम क्या हो गया, सिक्रीट हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फोर्थ चीज़ क्या थी, जो हमारी लूमन थी वो क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। अब मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे एल्डोस्टेरोन क्या बनाते हैं, रिसेप्टर बनाते हैं। तो हम वो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डो होता है वो क्या होता है, एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, स्टीरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और किधर प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में। किधर प्रोड्यूस होता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में। अब जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो किधर करते हैं, एक्ट करते हैं किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जो एल्डो है वो क्या कर देता है, बाइंड कर देता है किसके साथ, रिसेप्टर्स के साथ क्या कर देता है, बाइंडिंग कर देता है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, मूव होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जब ये मूव होते हैं तो बाइंड करते हैं किसके साथ, mRNA के साथ। ये क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। अब फर्दर अगेन ये किधर मूव करेंगे, ये मूव करेंगे साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा होता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ ये क्या करते हैं, जाके अटैचमेंट कर लेते हैं, यानी अटैच हो जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये बनाती है प्रोटीन। प्रोटीन की क्या करती है, सिंथेसिस करती है। अब जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो वो क्या करेगी, रिसेप्टर प्रोड्यूस करेगी। जब रिसेप्टर प्रोड्यूस होंगे तो क्या बनेगा, हमारा एल्डो क्या होगा, रिसेप्टर के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स हैं, मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ये क्या बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं। कौन कौन सा चैनल बनाया था इन्होंने, ई नेक चैनल बनाया था, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्टर बनाया था, और तीसरा पोटेशियम चैनल भी कह सकते हैं, या इसे ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं। ये काम इसने किए थे। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये जो होल स्टोरी है ये सिर्फ इसलिए है कि कैसे हमारे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रिंसिपल सेल में एक और काम हुआ है कि हमारी जो लूमन थी वो क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। कैसे नेगेटिव हुई है, कि सोडियम की क्या हुई है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम की अब्जॉर्प्शन हुई है, और पोटेशियम की क्या हुई है, सिक्रीशन हुई है। यानी जो इसकी पंपिंग है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से हमारी लूमन क्या हो गई है, नेगेटिव चार्ज हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे सेल के बारे में, जो कि क्या था, अल्फा इंटरक्लेटेड सेल। ठीक है, मैंने बताया था कि 3 सेल होते हैं, ये दूसरा सेल है। इसके अंदर ये हमारा ऊपर आ जाता है प्रिंसिपल सेल। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बना रहा हूँ। और नीचे आता है हमारा कौन सा, अल्फा इंटरक्लेटेड। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है कि जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, अटैच करता है किधर, बेजोलेटरल वाली साइड पे। क्या होता है, एल्डो रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। अब एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, अटैच होते साथ ही हाइड्रोजन की यहाँ पे सेल के अंदर क्या हुई होती है, डेफिशिएंसी हुई होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन अटैच होते साथ ही हमारे लूमन्स के ऊपर एक चैनल बनाते हैं। ठीक है, वो चैनल क्या करता है, एटीपी की हेल्प की वजह से वो चैनल क्या करता है, हाइड्रोजन की रिमूवल करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है, हाइड्रोजन की रिमूवल करवाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी
बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा एसिडिक है, और हमारी जो लूमन है वो क्या है, नेगेटिव है। अब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजन एटीपेज है, हमारा हाइड्रोजन एटीपेज है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यानी ये जो रिसेप्टर है हमारा हाइड्रोजन एटीपेज का वो क्या कर देगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्टिव होगा तो क्या होगी, हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन ने एटीपी की वजह से क्या बनाया, एक रिसेप्टर बनाया। लूमन क्या थी, हमारी नेगेटिव थी। लूमन ने क्या किया, आपस में इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन एटीपेज एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव हुआ उसने क्या किया, हाइड्रोजन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से हमारी हाइड्रोजन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी है, ठीक है। अब जब हमारी हाइड्रोजन की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है सिक्रीशन की वजह से, तो उसने क्या किया, यहाँ पर बेज़ोलेटरल वाली साइड पर क्या किया, आपको मैंने पहले पहले लेक्चर में बताया था कि क्या करता है, हाइड्रोजन हमारे बाइकार्बोनेट को सेल के अंदर लेके आता है और हमारी हेल्प करता है उसको ब्लड के अंदर फेंकने में। पीसीटी के अंदर आपने ये सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया, सिक्रीशन ने बाइकार्बोनेट को ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाया, और साथ ही इस रिसेप्टर ने क्या किया, क्लोराइड को क्लोराइड को ब्लड के अंदर से ले आया। हाइड्रोजन की सिक्रीशन आपने पीसीटी के अंदर पढ़ा, अगर नहीं समझ आई तो आप वो लेक्चर देख लें कि हाइड्रोजन क्या करता है, बाइकार्बोनेट को सेल के अंदर लेके आता है, और सेल क्या करता है, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। किसके थ्रू, बाइकार्बोनेट क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ठीक है। क्लोराइड अंदर आ जाता है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको काउंटिंग बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकंड ये एटीपेज हुआ, एटीपेज एक्टिव हुआ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन की सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेफिशिएंसी हुई, और हमारा जो था बाइकार्बोनेट वो बाहर चला गया और क्लोराइड अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एटीपी क्या करता है, एक और रिसेप्टर बनाता है, जो कि क्या करता है, पोटेशियम को अंदर फेंकता है और हाइड्रोजन को मज़ीद बाहर फेंक रहा होता है। क्योंकि हमारा एल्डो रिसेप्टर का काम ही ये है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को जितना रो रिमूव कर सकता है उतना करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर हाइड्रोजन की क्या हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही होती है। अब हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अब एसिडिक होने की वजह से क्या हो जाती है, हमें पर्सन को क्या हो जाती है, अल्कलोसिस। अल्कलोसिस, आपने ये बात याद रखनी है, जब हमारा एल्डोस्टेरोन अटैच होगा वो क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें अल्कलोसिस हो जाती है, ठीक है। अब अल्कलोसिस कौन सी होती है, आपने ये बात याद रखनी है, वो अल्कलोसिस होती है मेटाबोलिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर मैंने आपको पीछे ये बात पढ़ाई थी कि हमारा जो हाइड्रोजन एसिडिक होता है वो क्या करता है, डैमेज करता है। किसे डैमेज करता है, किडनी को। अब अल्लाह पाक ने एक निज़ाम लगाया हुआ है, जो हमारी पीसीटी है वो क्या करती है, जनरेट करती है, किससे, NH3 को। ये सारा आप पीछे पढ़ के आए हैं पीसीटी के अंदर। और सिक्रीट करती है किसे, हाइड्रोजन को। ये पीछे आपने सेम एज इट इज़ ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की सिक्रीशन हुई हुई है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, जो हमारा NH3 है वो आता है किसके अंदर, अल्फ़ा इंटरकलेटेड सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। जब वो सेल्स के अंदर आता है तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना देता है, अमोनियम। अब मैंने पीछे आपको बताया था अमोनियम इजीली सिक्रीट हो जाता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कोई इफेक्ट नहीं करता किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। ये जितनी बात आपने यहाँ पे पढ़ी है अल्फा इंटरकलेटेड के अंदर, ये सारा आप किसमें, पीसीटी सेल के अंदर स्टडी करके आ चुके हैं। तो ये सारी आपकी क्या थी, रिवीजन थी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या हुआ, जो हाइड्रोजन थी उसकी क्या हो गई है, सिक्रीशन हो गई है, और बाइकार्बोनेट की क्या हुई है, रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। हाइड्रोजन क्या है, एसिड है, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, यानी एसिड रिमूव हुआ है और बेस की क्या हुई है, अब्जॉर्प्शन हुई है। तो वो पूछता है एग्जामिनर आपसे कि जो आपकी पीएच है वो क्या है, एसिडिक है या बेस है। तो आपने क्या बताना है कि एसिडिक क्या हो गई है, पीएच क्या है, एसिडिक हो गई है। पीएच क्या हो गया, एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अल्कलोसिस हो गई है पेशेंट को, ठीक है। उस पर्सन को क्या हो गया, अल्कलोसिस हो गई है। किडनी की वजह से हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये बात आपने याद रखनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सारा आप रिवाइज कर रहे हैं। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ड्यू टू एल्डो, आपके पेशेंट को क्या हो जाता है, आपके पेशेंट को क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पेशेंट को, ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया के अंदर क्या होता है, आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी लो ब्रीथ, और वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये सारी आपकी रिवीजन थी, ठीक है, अल्फा इंटरकलेटेड में। अब मैं आपको एक समरी बताता हूँ। जितना हमने कलेक्टिंग डक्ट पढ़ा उसको, हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पढ़ी है उसकी सारी समरी। हमने एक मेन चीज़ पढ़ी थी, एल्डोस्टेरोन। ये आपने अपनी बुक में भी ऐसे ही लिख लेना है, एल्डोस्टेरोन। ए और ई को आपने कैपिटल में लिख लेना है। अब ए से क्या हो रहा है, ए से क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है,
अब्जॉर्प्शन हो रही है, ई से क्या हो रही है, स्क्रीशन हो रही है, यानी एक्सक्रीट हो रहा है, स्क्रीशन। ये एक निमोनिक है जो आपकी हेल्प करेगा आपको याद रखने के लिए। अब प्रिंसिपल सेल में प्रिंसिपल सेल में और अल्फा इंटरकलेटेड सेल में किस चीज़ की अब्जॉर्प्शन हो रही है और किस चीज़ की स्क्रीशन हो रही है। तो आपको एक बात बता दूं कि प्रिंसिपल सेल में किसकी हुई है, सोडियम और वाटर की क्या हुई है, अब्जॉर्प्शन हुई है, और स्क्रीशन किसकी हुई है, स्क्रीशन हुई है पोटेशियम की। ये चीज़ आपने ऊपर पढ़ ली है। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स में किसकी अब्जॉर्प्शन हुई है, उसमें हुई है बाइकार्बोनेट की अब्जॉर्प्शन हुई है, और हाइड्रोजन की क्या हुई है, स्क्रीशन हुई है। ये समरी है, जितना आपने ये ऊपर डायग्राम में स्टेप्स पढ़े हैं, इस डायग्राम में आपने जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं, ये उनका एक स्मॉल पॉइंट है, ताकि आप भूले मत ये वाला कि प्रिंसिपल के अंदर इनकी अब्जॉर्प्शन हुई है, इसकी स्क्रीशन हुई है, अल्फा इंटरकलेटेड के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन हुई है और इसके अंदर स्क्रीशन हुई है। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ भी याद रह जाती है तो इनफ फॉर यू। ठीक है, इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि ये क्या है, एसिडिक है, जिसकी वजह से क्या होगी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर ये तो चलो आपको समझ आ गया। एक और काम हो रहा है आपके प्रिंसिपल सेल के अंदर। प्रिंसिपल सेल में क्या हमने पढ़ा, एडीएच को। ठीक है, एडीएच को पढ़ा है। अब एडीएच के दो फंक्शन है। ठीक है, एडीएच सबसे पहले एक्ट कर रहा है, जो V2 है वो क्या बना रहा है, एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स ये किस साइड पे कर रहा है, ब्लड वाली साइड पे, यानी वैसोलेटर वाली साइड में। फिर आपका जो एडीएच है वो एक और जगह पे एक्ट करता है, वो कौन सी होती है, इसकी एपिकल साइड होती है, एपिकल साइड होती है। अब एपिकल साइड कौन सी है, वहाँ पर जो, जहाँ पर लूमन होती है वहाँ पे एडीएच एक्ट करता है और क्या बनाता है, यूटीआई वन रिसेप्टर बनाता है। यूटीआई वन रिसेप्टर बनाता है जो क्या करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है किसकी, यूरिया की। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी यूरिया है, यूरिन नहीं है, यूरिया है। ठीक है, तो यूटीआई वन क्या करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है आपकी यूरिया की। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है कि एडीएच के दो फंक्शन है, एक वो क्या कर रहा है, एक्वापोरिस बना रहा है, दूसरा वो यूटीआई रिसेप्टर को बना रहा है। वो क्या कर रहा है, जब ये यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है तो वो क्या करता है, मेंटेन करता है, किसे मेंटेन करता है, आपके बॉडी यूरिया को। बॉडी यूरिया बैलेंस करता है। ठीक है, आपके जो बॉडी के अंदर जितना यूरिया होता है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, अगर पर्सन है उसके अंदर क्या हो जाए, पानी की कमी हो जाए, उसका H2O कम हो जाए, तो जो उनका यूरिया होता है वो क्या हो जाता है, पेल येलो हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि जब आप सारा दिन पानी नहीं पीते तो आपका क्या हो जाता है, जो यूरिया होता है वो पेल येलो हो जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न भी ये ADH है। ADH V2 रिसेप्टर है। वो क्या करता है, V2 रिसेप्टर क्या करता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद वो क्या करता है, उसके अंदर एक्वापोरिन्स बनाता है। एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को, रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं और आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जो पर्सन होते हैं उनका जो यूरिया वो क्या हो जाए, पेल येलो हो जाए। उसका ये रीज़न आपने देख लेना, उसका रीज़न है ADH। ठीक है, ये थी आपकी सारी समरी, कैसे आपने इस पूरे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को याद करना है। ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि हमने ये आगे जाके पढ़ना है। यूटीआई वन रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। एडीएच के सिंपली दो फंक्शन है, एक V2 है जो एक्वापोरिन्स पे है, और एक एपिकल पे क्या है, यूटी वन। ठीक है, अब बुक में देखते हैं आपकी बुक ने क्या एक्सप्लेन किया। ये तो थी आपकी सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डायग्राम का। हमने पढ़ा है जी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके अंदर मैंने आपको बताया 3 साल में प्रिंसिपल अल्फा इंटरकलेटेड, बीटा इंटरकलेटेड। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जी एडीएच के बारे में, जो क्या थी V2। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप जाकर देख सकते हैं क्या हो रहा है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है। ये इसका इनहिबिटर है। अगर आप ये इनहिबिटर दे दें तो क्या हो जाता है, सोडियम का चैनल क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, सोडियम अंदर नहीं जा पाता। ठीक हो गया। अल्फा इंटरकलेटेड के अंदर ही मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा होता है एटीपेज की एक्टिविटी की वजह से। हमारा बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। इसके अंदर भी उसने वही बताया हुआ कि बाइकार्बोनेट बीटा में क्या होता है, एपिकल के अंदर आ जाता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा मूव होके ब्लड के अंदर चला जाता है। थ्योरी देखते हैं उसमें क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ सिक्रीटिंग पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, रेगुलेटिंग बाय एल्डोस्टेरोन। प्रिंसिपल सेल के बारे में सारा बात कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर कैसे बनते हैं। तो क्या होता है, हमारा एन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प की वजह से। और हमारा जो प्रिंसिपल सेल है वो क्या कर रहा होता है, पोटेशियम की स्क्रीशन कर रहा होता है, पोटेशियम और सोडियम के पंप को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ई नेक चैनल है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है तो हमारा जो लूमन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। इंटरकलेटेड सेल के अंदर भी क्या है कि लूमन हमारा नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हमारा एटीपेज जब एक्टिव होता है तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। अब मैंने आपको बताया हाइड्रोजन हमारा क्या है, एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस
से बचने के लिए क्या होता है, हमारा जो पीसीटी है वो NH3 को जनरेट करता है, वो आके हाइड्रोजन साथ एक्ट करके अमोनियम दे देती है, इजीली मूव हो जाती है। अब एडीएच क्या करता है, एक्ट करता है V2 रिसेप्टर जो एक्वापोरिन बनाता है और वाटर की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। एपिकल वाली साइड पे क्या होता है, यूटीआई रिसेप्टर बनते हैं, यूटीआई रिसेप्टर क्या करते हैं, यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। एडीएच बेसोलेटरल पे है V2 वाला, और यूटीआई किधर है हमारा, इस पे है इधर एपिकल वाली साइड पे है, ठीक है। ये उसने सोडियम की लिखी हुई है कितना परसेंट सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ये चीज़ आप अपनी बुक्स में ऐसे ही हाईलाइट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट्स होती हैं, आपको इजीली समझ आ जाती हैं। ये भी मैंने लिखा हुआ है कि पीसीटी जनरेट करता है अमोनियम को, अमोनियम का ये रिएक्शन लिखा हुआ है ताकि इजीली समझ आ जाए। तो ये थी हमारा टोटल क्या था, हमारा नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। अब आपको एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, आप लेक्चर्स को बार बार सुनें और ये अपना सारा कुछ क्लियर करें। काउंटिंग भी मैंने लिखी हुई है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कौन कौन सा स्टेप किधर किधर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।